अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिसेस अनीस कायम नक्शाए रंग रंग के साथ आपसे मुखातिब है। बच्चों की शादियां हमारे माशरे में एक मसला है, ख़ासकर लड़कियों की शादियां। एक छोटा सा खाका मैंने कभी भेजा था एक अखबार को जिसे पसंद किया गया था, और वो इस वक्त मेरे हाथ में है। वो मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। इसका उन्वान है, पड़ोसन के यहाँ समधनों की आमद थी। पड़ोसन के यहाँ समधनों की आमद थी, उन समधनों की जिनका शुमार अभी बाकायदा समधनों में न हुआ था, लेकिन अनकरीब होने वाला था। उम्मीद तो यही की जा रही थी, यानी साहबजादी को देखने लड़के वालियाँ आ रही थीं। पड़ोसन घर की सफाई पर पीली पड़ रही थीं। सुबह से घर में कोहराम मचा हुआ था। घर का सामान यूं उलट पुलट पड़ा था, गोया घर में कलई होने वाली है। बेटियों को अहकामात मिल रहे थे। अरे ओ मुन्नी की बच्ची, चल तो इधर आ, ज़रा इन गमलों को धोकर इन पर गेरू तो फेर। गुड्डो ओ गुड्डो, यहाँ बांस लेकर तमाम कमरों के जाले साफ कर। जरीना, तू जल्दी से सारे दरवाज़ों और खिड़कियों के शीशे पुचारे से साफ कर। अल्लाह मारे धुएं ने काले कर रखे हैं। बड़ी बिट्टो, ए तुम कहाँ हो? बस शर्माओ नहीं, लो चली आओ। ज़रा जल्दी से फर्नीचर पर तेल और पानी का कपड़ा तो फेर दो। मुन्ने ने कुर्सी के खत्तों पर ब्लेड से दरारें बना दी हैं। इसमें ज़रा सा कत्था भर लो पहले, और ज़रा जल्दी करो, वो लोग अब आने ही वाले हैं। 10 बजे का वक्त दिया था। रानी ओ रानी, अरे तू कहाँ है? जल्दी से फुल्कियाँ तलने बैठ जा। मुन्नन तू भाग चल, जल्दी से जा खां साहब के घर, और उनके घर से चाय का नया सेट ले आ। कई मेहमान आ रहे हैं। बड़ी बिट्टों का रिश्ता लेने औरतें आ रही हैं। पड़ोसन खुद हाथ में झाड़ू और पानी की बाल्टी लेकर कमरों की धुलाई पर जुट गई। अचानक उन्हें ख्याल आया कि घर में गाँव तकिए नहीं हैं। मुन्ने, जा तो ज़रा दहनी पड़ोसन के घर से गाँव तकिए ले आ। कहियो खाला जी, अम्मा ने गाँव तकिए मंगवाए हैं। भाग जल्दी, भाग के जा। मेरी अकल मारी गई बिल्कुल। अरे ठहर ज़रा, ठहर, बात तो सुन लो। सुबह से एक ख्याल ही ना आया कि समधनों को दरी चांदनी का फर्श करके गाँव तकिए के सहारे बिठाया जाता है। कालीन भी नहीं है। खैर, हाँ देखियो, ज़रा चांदी का खासदान भी लेता आइयो। क्या करूं, इनके खाने पीने से कुछ बचे तो घर के लिए कुछ बनाऊं। पड़ोसन को आज घर में बोरियां न होने का बड़ा गम था। फिर बोली, बड़ी बिट्टो को कुर्सियां झाड़कर जल्दी से मुंह हाथ धो ले और वो कैमरिक का गुलाबी सूट पहन ले। इतने में मुन्ने मियाँ सर पर बड़े बड़े गाँव तकिए रखे, एक हाथ से उन्हें सहारा दिए और दूसरे में चांदी का खासदान संभाले, पैरों में स्पंज की चप्पलें पहने आंगन में दाखिल हुए, जिसकी कच्ची ज़मीन पर कमरों की धुलाई का पानी अंदर से आकर फैल गया था और कीचड़ हो रही थी। नन्ही सी जान से संभला न गया, धम से कीचड़ में आ रहे। चोट तो ज़्यादा न लगी, लेकिन मुरस्सा गाँव तकिए कीचड़ में लथपथ हो गए। पड़ोसन बाल्टी छोड़ हाथ में गीली झाड़ू लिए बच्चे की तरफ लपकी। अरे कमबख्त, तेरा सत्यानाश हो, नाश कर दिया तूने गाँव तकियों का। बता, मैं ऐसे तकिए कहाँ से बना कर दूंगी? बता बता बता। हर बता के साथ मुन्ने मियाँ की झाड़ू से पिटाई हो रही थी। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पड़ोसन बोली, अरे सब की सब कहाँ चली गई? मर गई क्या? ओ बड़ी बिट्टो की बच्ची, जा देख दरवाजे में कौन है। मुन्नन खां साहब के यहाँ से चाय का सेट लेकर आया होगा। बड़ी बिट्टो ने दरवाज़ा खोलने से पहले इसकी दरज में से बाहर झाँका। वहाँ से जो लौटी है तो खी हंसती अंदर को भागी। दरवाजे पर दस्तक बराबर जारी थी। इनको वापस आता देखकर जल्दी से गुड्डो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो भी उल्टे पैरों वापस आई तो पड़ोसन को गुस्सा आ गया। अरे तुम्हारा सत्यानाश हो, वो बोझ लिए खड़ा होगा। किसी का सेट है, अगर टूट गया तो क्या होगा? क्या दरवाजे में सांप बिच्छू है? आखिर क्यों नहीं खोलती दरवाज़ा? वो गुस्से में बड़बड़ाती दरवाजे की तरफ चली। इस तौर के हाथ में गीली झाड़ू, मैली शलवार के पांचे पानी में भीगे हुए और ऊपर को चढ़े हुए, बाल बिखरे, चेहरे पर पसीना और ज़बान पर बच्चों को सलावाते।
اور کوسنے۔ دروازہ جو کھلا تو کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ دروازے میں لڑکے کی والدہ کھڑی تھیں، ان کے ہاتھ میں خاصا وزنی مٹھائی کا ڈبہ تھا اور دم پھول رہا تھا۔ سلام کر کے گویا ہوئیں، کافی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ لوگ گھر پر نہیں ہیں۔ جی ہاں نہیں تھے، ابھی آئے ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ یہ کہہ کر پڑوسن ان کو آہستہ آہستہ چلا کر اندر لائیں اور بٹھایا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ لڑکے والیاں کنکھیوں سے گھر کا اور بچیوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد کچھ خاطر تواضع کے بعد وہ لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ گھر والوں کو مایوسی تھی کہ انہوں نے کچھ کہا نہ تھا، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ لڑکے کی والدہ نے مڑ کر بڑی بٹو کو ایک دفعہ پھر دیکھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ، پیار بھری مسکراہٹ ان کی ہونٹوں پر آئی۔ مشفقانہ نظر سے انہوں نے بٹو کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، انشاءاللہ ہم جلد ہی ہار پھول پہنانے رسم کرنے آئیں گے۔ لگتا تھا کہ انہوں نے اس ساری ہڑ بونگ، بے سر و سامانی، غربت اور پریشان حالی کے باوجود معصوم سی خاموش کھڑی بڑی بٹو کو پسند کر لیا تھا۔